Assalamualaikum. First of all, I would like to introduce myself. I am किफ़ायतुल्लाह. BS ज़ूलॉजी में मैंने क्वालिफ़ाई किया हुआ है. इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज़, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ एट्सेट्रा भी किए हुए हैं. आज का जो लेक्चर है वो है पंपिंग ऑर्गन पर. हमारी बॉडी में जो पंपिंग ऑर्गन होता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं हार्ट का. ये किस तरह काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में और इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने आज वैसे तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें हार्ट मौजूद होता है, लेकिन आज के लेक्चर में जिस ऑर्गेनिज़म का, जिस एनिमल का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो ह्यूमन है. ह्यूमन हार्ट के बारे में हम देखते हैं. वो कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है बेसिकली पंपिंग ऑर्गन है, जो नाम से ज़ाहिर है कि ये ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कर रहा होता है बाई पंपिंग दी ब्लड. इसीलिए इस ऑर्गन को हम पंपिंग ऑर्गन के नाम से ज़िक्र करते हैं. फिर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. इसमें हम ये देखते हैं कि थोरेसिक कैविटी होती है और दूसरी एब्डोमिनल कैविटी होती है. जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो ये वाली कैविटी है, लोअर एरिया जो है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं एब्डोमिनल कैविटी का. और इसी तरह जो अपर एरिया में ये वाली कैविटी है इसको हम नाम देते हैं थोरेसिक कैविटी का. इसी थोरेसिक कैविटी में ये मौजूद होती है, हार्ट मौजूद होता है. अब अगर इसकी हार्ट के इर्द गिर्द की बात करें, सराउंडिंग की, तो हमें पता चलता है कि इसके सराउंडिंग में इसको सराउंड किया होता है कवरिंग ने, एक लेयर ने, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं पेरिकार्डियम का. पेरिकार्डियम जो लेयर है, जो इसकी कवरिंग है, उसमें फ्लूइड फिल हुआ होता है, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड का. पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम होता है? ये हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से बचाता है या किसी भी डैमेज से. पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलकर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम इसके किसी भी वाल का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, हार्ट वाल का या कार्डियक वाल का, तो हमें पता चलता है कि इसमें 3 मज़ीद लेयर्स होती हैं. अपर लेयर को हम नाम दे रहे होते हैं एपिकार्डियम का, इनर लेयर को हम नाम दे रहे होते हैं एंडोकार्डियम का, और जो सेंटर वाली होती है, मिडल लेयर जो होती है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं मायोकार्डियम का. इसमें एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम इतनी मजबूत और स्ट्रांग नहीं है, जबकि मायोकार्डियम जो है ये कंसिस्ट होती है कार्डियक मसल्स पर. जब हम इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं मायोकार्डियम को, तो हमें पता चलता है ये कार्डियक मसल से बनी हुई है. और कार्डियक मसल्स को जब हम एक्सप्लोर करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप या हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की मदद से, तो हमें अंदाज़ा होता है, हमें ये पता चलता है कि कुछ कंट्रैक्टाइल यूनिट होते हैं जिनसे मिलकर कार्डियक मसल्स बने होते हैं. उन यूनिट्स को हम नाम दे रहे होते हैं मायोफेब्रिल का. अब मायोफेब्रिल जो है ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये मायोफिलामेंट से बने होते हैं. मायोफिलामेंट में कुछ स्पेशल्स प्रोटीन होती हैं जिसको हम एक्टिन और मायोसिन का नाम दे रहे होते हैं. देन आ जाता है कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? कार्डियक मसल्स जो हैं ये स्केलेटल मसल से कुछ सिमिलैरिटी रखते हैं. फॉर एग्जांपल, जिस तरह कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्केलेटल मसल में होती है, इसी तरह कार्डियक मसल में होती है. अब स्केलेटल मसल क्या होते हैं? ऐसे मसल्स जो हमारे स्केलेटन से जुड़े हुए होते हैं और स्केलेटन को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम लेग्स के मसल कह सकते हैं, हम आर्म्स के मसल, शोल्डर मसल कह सकते हैं. ये सारे जितने भी हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं. स्केलेटल मसल की तरह ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. स्ट्रिएशंस जो होती हैं, धारीदार लकीरें होती हैं, जो धारियाँ होती हैं, वो भी दोनों में मौजूद होती हैं. कार्डियक मसल्स जो हैं ये, इनके सेल लॉन्ग होते हैं और फिर ब्रांच्ड होते हैं.
जबकि स्केलेटल मसल में ऐसा नहीं है। कार्डियक मसल्स चूँकि ब्रांच्ड होते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए होते हैं थ्रू इंटरकैलेटिंग डिस्क, और इसके अलावा ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम की एक काइंड है, एक पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। देन आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को हम देखते हैं चैम्बर के हवाले से कि इसमें कितने खाने होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं। जब हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है, हमें पता चलता है कि 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें। 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट में 2 अपर हैं, 2 लोअर चैम्बर्स हैं। अपर को हम कह रहे होते हैं एट्रिया और लोअर को हम नाम दे रहे होते हैं वेंट्रिकल्स का। जो एट्रिया होते हैं इनकी वाल्स जो है थिन होती हैं, और जो वेंट्रिकल हैं इनकी वाल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं। एट्रिया की वाल्स इसलिए थिन होती हैं क्योंकि एट्रिया ने ब्लड प्रोवाइड करना होता है जस्ट वेंट्रिकल्स को, और वेंट्रिकल्स की वाल्स इसलिए थिक होती हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स ने ब्लड प्रोवाइड करना होता है थ्रू आउट दी बॉडी। अब इसमें वो कहते हैं कि इसमें डबल सर्कुलेशन होती है। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? डबल सर्कुलेशन का मतलब ये बच्चे कि सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन उसको कहते हैं जब ब्लड पंप हो रहा होता है हार्ट से, वेंट्रिकल्स थ्रू आउट दी बॉडी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ब्लड, तो हम इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अगर ब्लड सर्कुलेट करेगा हार्ट से लंग्स तक जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑक्सीजनेशन, तो हम इसको नाम देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन का। चूँकि 2 सर्कुलेशन हो रही हैं तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन का। इसके बाद आ जाता है कि हार्ट में ब्लड फ्लो किस तरह हो रहा होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मुकम्मल तौर पे। राइट एट्रियम जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से रिसीव करता है थ्रू वीना केवा। जो सुपीरियर वीना केवा होगा वो अपर बॉडी पार्ट से रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो इन्फीरियर वीना केवा होगा वो लोअर बॉडी पार्ट्स से रिसीव करेगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब एट्रियम जब फुल हो जाएगा, राइट एट्रियम जब फुल हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट राइट एट्रियम के दरमियान एक ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है, जिसका मकसद ये होता है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसको ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों कह रहे होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व इसको इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इसके 3 फ्लैप्स होते हैं, जैसे कि आपको इसकी पिक्चर में भी, इमेज में भी आपको नज़र आ रहा है, और ये पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं वाल्व्स जो होते हैं। फिर अब ये देखें कि इनका फंक्शन और मकसद ये होता है, पर्पज़ इनका ये होता है कि जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया है तो ये फ़ौरन क्लोज हो जाते हैं ताकि वापस ब्लड राइट एट्रियम में ना आ जाए। ये पेपिलरी मसल से अटैच होते हैं थ्रू फिब्रस कार्ड्स या कार्डे टेंडिना, मतलब धागे होते हैं कुछ, उनको हम कार्डी टेंडिना का नाम दे रहे होते हैं या फिब्रस कार्ड्स का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है ब्लड फ्लो इन हार्ट। अब हमने देखना है कि हार्ट में ब्लड फ्लो हो किस तरह रहा है। असल में जो टॉपिक हमारा मेजर चल रहा था वो ये कहता है कि ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब वेंट्रिकल ने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल हो जाएगा वेंट्रिकल में, तो ये थ्रू पल्मोनरी ट्रंक, या जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये देखें, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये वाली, और ये वाली ये राइट है। ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये लेकर जाती है ये वाली लेकर जाएगी लेफ़्ट में, और ये वाली लेकर जाएगी राइट में। ये लंग्स तक लेकर जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स तक पहुंची, और जो है ना इसके अलावा फिर सेमी ल्यूनर वाल्व होता है पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर। उसका भी यही मकसद होता है कि ब्लड जब यहाँ से रिलीज़ हो गया उसके बाद वापस वो दोबारा से वेंट्रिकल में ना चला जाए। फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होती है लंग्स में जाके।
अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, गया था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लेकिन अब वापस आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू, और ये पहुंच रहा है अब राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में पहुंच रहा है जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, अब हमने ये देखना ये है कि लेफ़्ट एट्रियम से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल्व्स लगे होते हैं। जिस तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वाल्व लगे हुए थे, इनका भी सेम फंक्शन होता है कि जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो वापस लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड वापस ना चला जाए। बाइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, ट्राइकस्पिड में 3 फ्लैप्स होते हैं। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड सारे का सारा एओर्टा में चला जाता है। एओर्टा के थ्रू फिर वो लंग्स के अलावा बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में फ़्लो करना शुरू हो जाता है, सप्लाई इसकी हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि एओर्टा को हम कह रहे होते हैं आर्च कह रहे होते हैं। अगर आप यहाँ देखें, इस जगह पर देखें तो यहाँ एक आर्क बना रहा है एओर्टा। एओर्टा आर्क जब बनाता है तो इसकी 3 तरह की फिर आगे बन रही होती हैं, ब्रांचेस हो रही होती हैं। एक ब्रांच हेड को जा रही होती है, दूसरी आर्म्स को जा रही होती है, तीसरी शोल्डर को जा रही होती है। जो मेन ट्रंक है एओर्टा की वो नीचे जाती है, निचले बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रही होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं फिगर में, सुप्रा रेनल एब्डोमिनल एओर्टा, इंफ्रा रेनल एओर्टा हो गया, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो लेग्स तक पहुंचाती हैं आर्टरीज़, उनको हम कह रहे होते हैं इलियक आर्टरीज़। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड जब वापस आता है यूज़ होने के बाद, यूटिलाइजेशन के बाद, तो हम ये कहते हैं कि इलियक वेन्स लेग से लेकर आती हैं, और रीनल वेन जो है ये किडनी से लेकर आती हैं। हिपैटिक वेन्स लीवर से लेकर आती हैं यूटिलाइज्ड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हिपैटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। ये सारी वेन्स इन्फीरियर वीना केवा में यूनाइट होती हैं, इकट्ठी होती हैं, और फिर हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती हैं। इस तरह ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है हार्ट में। ज़रा मैं यहाँ से फिर आपको ब्रीफिंग दे दूँ लेक्चर की, जो इतना लेक्चर हुआ है। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये 4 चैम्बर हार्ट है, पेरिकार्डियम होती है इसकी गिर्द, जिसका फंक्शन जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि हार्ट के वाल का जो है ना, अगर हम क्रॉस सेक्शन लें तो उसमें कितनी तरह की लेयर्स होती हैं, 3 होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इनको डिटेल हमने देख लिया है। और इसके अलावा आ जाता है कार्डियक मसल की स्ट्रक्चर आ जाती है, कि हमने ये बताया कि कुछ सिमिलैरिटी है इसकी स्केलेटल मसल्स के साथ। फिर हमने ये देखा है डबल सर्कुलेशन होती है। हम इसको डबल सर्कुलेशन इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इसमें 2 तरह की सर्कुलेशन होती है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, दूसरी सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। इसके अलावा हमने देखा है कि चैम्बर्स ऑफ हार्ट को इन डिटेल देखा है। फिर हमने ये देखा है कि ब्लड सप्लाई किस तरह हो रही होती है बॉडी में। ये टोटल आज का लेक्चर था। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाअल्लाह इसका आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।